नमस्ते प्यारे बच्चों, इतिहास के इस वीडियो में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना महामारी के समय में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी सुरक्षित रहे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इतिहास के साधन भाग 1 के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस वीडियो में इतिहास के साधन भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको संक्षेप में पीटीआई कहते हैं, वो क्या है। भारत देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है यह। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। यह 1 फरवरी 1949 से कार्य करना शुरू कर दिया। इसके लगभग 120 कार्यालय हैं। लगभग 1300 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। यह सभी समाचार पत्रों को समाचारों और लेखों की आपूर्ति करता है। टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीकी द्वारा समाचार भेजना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है। तो यह एक समाचार संस्था है या समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। यह कब से काम करना शुरू की? तो 1 फरवरी 1949 से यह काम करना शुरू कर दिया। इसके कितने कार्यालय हैं? तो इसके लगभग 120 कार्यालय हैं। इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो लगभग 1300 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। यह अनगिनत समाचार पत्रों को विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आपूर्ति करता है। कौन? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी है। यह पीटीआई या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1990 के दशक में टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीकी द्वारा समाचार भेजना शुरू कर दिया। अर्थात टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर कब से? 1990 के बाद सैटेलाइट द्वारा समाचार भेजना शुरू कर दिया। यानी ये बहुत ही फास्ट प्रक्रिया हो गई। इसके पहले किसके द्वारा समाचार भेजा जाता था? टेलीप्रिंटर्स के माध्यम से। टेलीप्रिंटर्स क्या होता है? फैक्स की तरह ये होता है। जैसे पहले दूर दराज जब हमें पत्राचार करना पड़ता था तो अंतर्देशीय लिफाफा और पोस्टकार्ड के माध्यम से हम पत्राचार करते थे, और जब कोई इमरजेंसी होती थी तो टेलीप्रिंटर्स को हिंदी में तार कहा जाता है। तार के माध्यम से कम अक्षरों में, क्योंकि अक्षरों के अनुसार उसमें पैसे लगते हैं, तो बहुत कम से कम अक्षरों में ही अपना समाचार भेजना होता था। तो कम से कम अक्षरों में अपनी बातें को लिख दिया जाता था, और दूसरे या तीसरे दिन वह जो है दूर दराज जहां भी होता था वहां पहुंच जाता था। इस प्रकार ये बहुत ही स्लो प्रक्रिया थी, लेकिन आज सैटेलाइट के माध्यम से यह बहुत तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया है। एशिया महाद्वीप के समाचार अभिकरणों में यह पहला स्थान रखती है। सन 1949 में भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने मिलकर क्या किया? इसे खरीद लिया, क्योंकि ये ब्रिटिश शासनकाल की सिर्फ शाखा मात्र थी। ये पीटीआई समाचार संस्था सरकारी होने के कारण इसके द्वारा दिए गए समाचार अधिकृत और विश्वसनीय माने जाते हैं। इसलिए इसके द्वारा प्राप्त होने वाली समाचार सामग्री इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। कैसे महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है? कि जैसे मान लीजिए इसरो कोई सैटेलाइट भेजता है। सैटेलाइट जैसे उदाहरण के लिए चंद्रयान को भेजता है। उस चंद्रयान का भरोसेमंद या उस चंद्रयान की भरोसेमंद जानकारी के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है या किसकी मदद लेनी पड़ती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मदद लेनी पड़ती है। यह हमारे लिए इतिहास लेखन में क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है, और इसकी जो भी जानकारी होती है वो क्या होती है? विश्वसनीय होती है।
तो प्यारे बच्चों, आपको पता चला प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, क्योंकि इसमें आपको संक्षेप में टिप्पणी आ सकती है या बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा, 8 पॉइंट लिखना होगा। छोटा क्वेश्चन आएगा तो 4 पॉइंट लिखना होगा, 2 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार हम लोग प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्यारे बच्चों, छापा माध्यम के अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक ग्रंथ में समाविष्ट जानकारी विश्वसनीय होती है। कौन सा? सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा इंडिया 2000 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ। इसमें जो भी जानकारी होती है वो क्या होती है? विश्वसनीय होती है। यह ग्रंथ अनुसंधान, संदर्भ एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत तैयार किया गया है। ये जो भी संदर्भ ग्रंथ है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? अनुसंधान किया गया है और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत यह तैयार किया गया है। इस ग्रंथ में देश की स्थिति, राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक व्यवस्था, रक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक घटनाएं, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घटित घटनाएं, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, वित्त आपूर्ति, योजना आयोग, जल संवर्धन, युवा और खेलकूद विभाग आदि से संबंधित घटनाओं की समीक्षा तथा सामान्य रूप से उपयुक्त जानकारी का समावेश है। ऐसी जानकारी के आधार पर हमारे लिए इतिहास का लेखन करना संभव हो जाता है। किसकी कौन सी जानकारी के आधार पर? सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा इंडिया 2000 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ में जो भी जानकारी ये है, इसके द्वारा हमें इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इतिहास के दूसरे साधन, भौतिक साधन के बारे में। भौतिक साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? वस्तु और वास्तु अथवा उनके अवशेषों का समावेश भौतिक साधन में होता है। तो देखते हैं किन किन चीजों का यहाँ पे समावेश है। तो सबसे पहले सिक्के, अगला है प्रार्थना स्थान, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, राजमुद्रा, आधुनिक स्थापत्य, वेशभूषा, वस्तु संग्रहालय और आभूषण, ये भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे सिक्कों के बारे में कि सिक्कों से हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिक्कों के धातुओं, आकारों और उन पर अंकित विषयों की विभिन्नता के आधार पर हमें भारत की समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है कि वो किस समय का है, उस समय किस चीज को बढ़ावा दिया जाता था, किन धातुओं का बनाया गया है, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिक्के के बारे में आगे हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है प्रार्थना स्थान। प्रार्थना स्थान से यह पता चलता है कि किस समय का बना है, कौन बनवाया है, किस पत्थर का बना है और उसको जोड़ने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है, उस समय कौन से धर्मों को महत्व दिया जाता था, वास्तुकला की शैली की जानकारी उस समय की मिलती है। किसके द्वारा? मंदिर, चैत्य, विहार, गिरजाघर, मस्जिद, अग्यारी, दरगाह, मकबरा, गुरुद्वारा इत्यादि से हमें यह इतिहास लेखन में सहायता मिलती है कि ये किस समय का है, कौन बनवाया है और किन किन पत्थरों, कौन से पत्थरों का उपयोग इसमें किया गया है। अगला है दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं में मिट्टी, पहले की देखेंगे तो मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन, श्रृंगार की वस्तुएं, कंघी, झाड़ू, सिलने के लिए सुई, बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने इत्यादि चीजें दैनिक उपयोग में आती हैं। जैसे पहले देखेंगे हड़प्पा कालीन में कंघी बनाई जाती थी, लेकिन हाथी के दांत की कंघी बनाई जाती थी। बीच में फिर कांच की कंघी बनती थी। अभी जो है प्लास्टिक की कंघी, इसके द्वारा भी हमें इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। अगला है आपका राजमुद्रा। राजमुद्रा के माध्यम से हमें उस समय के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त
होती है। जैसे राजा विक्रमादित्य की राजमुद्रा, सम्राट अशोक की राजमुद्रा, शिवाजी महाराज की राजमुद्रा। तो शिवाजी की राजमुद्रा पे हम थोड़ा सा, शिवाजी महाराज की राजमुद्रा पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब 12 साल के थे तब उनके पिताजी शहाजी महाराज उनको पूना से बेंगलोर भेजते समय इस राजमुद्रा को दिया था, जो उनकी राजमुद्रा है, और उसके साथ एक केसरी रंग का झंडा भी दिया था। उनकी राजमुद्रा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो उनकी राजमुद्रा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उसका मतलब है शहाजी महाराज के पुत्र शिवाजी महाराज इस मुद्रा की, शहाजी महाराज के पुत्र शिवाजी महाराज के इस मुद्रा की महिमा पहले दिन के चांद की तरह बढ़ेगी, यह दुनिया द्वारा पूजी जाएगी और यह केवल लोगों की भलाई के लिए चमकेगी। शिवाजी महाराज अपने सारे काम मुद्रा को सामने रखकर करते थे, इससे उनको प्रेरणा मिलती थी। इस प्रकार शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी गई है। अगला है आधुनिक स्थापत्य। प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने हड़प्पा कालीन, गुप्त कालीन, मौर्य कालीन, दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम आधुनिक स्थापत्य के बारे में जानेंगे। तो यूरोपीय औपनिवेशिक के आगमन के साथ ही मुगल काल का पतन शुरू हो गया और यहीं से आधुनिक स्थापत्य आई। सबसे पहले भारत में पुर्तगाल आए तो उन्होंने अपनी आइबेरियन शैली वहां से लेकर आई पुर्तगाल से, और आइबेरियन शैली में सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा में है और मुंबई में कैसल डियागुआंडा ये बनवाए, आधुनिक स्थापत्य में आता है। पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है ये, और आइबेरियन शैली में ये बनवाया गया है। फिर फ्रांसीसियों ने क्या बनवाया? तो फ्रांसीसियों ने बनवाया अपना पुदुचेरी का चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। किसने? फ्रांसीसियो। ये भी क्या है? आधुनिक स्थापत्य के अंतर्गत आता है। फिर अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। फिर अंग्रेजों द्वारा ही बनवाया गया राष्ट्रपति भवन, उच्चतम न्यायालय और संसद भवन। ये आपको बता दूं मैं कि जो गोवा में और मुंबई में बनवाया गया था पुर्तगालियों द्वारा, वो कौन सी शैली में बनवाया गया था? आइबेरियन शैली में बनवाया गया था। फ्रांसीसियों का जो बनवाया गया पुदुचेरी का चर्च, वो गुमनाम शैली में बनवाया गया है। अंग्रेजों द्वारा जो कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया है, वो इंडो गॉथिक शैली में बनवाया गया है, क्योंकि गॉथिक शैली अंग्रेज लेकर आए थे और इंडिया और गॉथिक को मिलाकर के इंडो गॉथिक शैली में परिवर्तित कर दिया इसको, और इंडो गॉथिक शैली में उन लोगों ने कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया। उसके बाद नव रोमन शैली का अंग्रेजों द्वारा रोमन शैली आई उभर के सामने, और नव रोमन शैली में उन लोगों ने, अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन, उच्चतम न्यायालय और संसद भवन का निर्माण किया। स्थापत्य के अंतर्गत आप देखेंगे पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया गोवा में चर्च, मुंबई में चर्च। फिर फ्रांसीसियों द्वारा बनवाया गया पुदुचेरी का चर्च, अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। फिर अंग्रेजों द्वारा ही नव रोमन शैली में बनवाया गया राष्ट्रपति भवन, उच्चतम न्यायालय और संसद भवन। वृत्ताकार भवनों पर विशेष महत्व दिया गया है। किसमें? आधुनिक स्थापत्य में। तो प्यारे बच्चों, अगला है आपका भौतिक साधन वेशभूषा। हमारे ऐतिहासिक धरोहर राजाओं के महलों में जाने पर वहां उनके वेशभूषा की जानकारी हमें मिलती है कि वे किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उनके महलों में संभाल कर वो वस्त्र रखा गया रहता है, जिससे हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। उनके चित्रों के माध्यम से भी हमें उनके वस्त्रों की जानकारी मिलती है कि उस समय के राजा और रानी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उनके वस्त्रों के माध्यम से ये पता चलता है कि राजा, जैसे देखेंगे राजा लंबे लंबे कुर्ते और पैजामा पहनते थे, रानियों की साड़ी कैसी होती थी, वस्त्र, ये सारे चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वेशभूषा से भी हमें इतिहास लेखन में सहायता मिलती है कि कहाँ के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। अगला है आपका
वस्तु संग्रहालय। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है। यह कौन सा? वस्तु संग्रहालय हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं और सामग्रियों को संग्रहालय इकट्ठा करता है और उनको सुरक्षित रखता है। इसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। किसका? वस्तु संग्रहालय का। अगला है आभूषण। आभूषण के माध्यम से हमें किस प्रकार इतिहास लेखन में सहायता मिलती है? तो किस प्रकार के आभूषण उस समय के स्त्री पुरुष पहनते थे और अब किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं? तो पहले देखेंगे चांदी के, सोने के, पीतल के, मोती के और इन सब के मोटे मोटे आभूषण, वो वजन आभूषण पहनते थे। लेकिन आज के समय में पतले, डिजाइनदार और डायमंड के और मोतियों के आभूषण पहनते हैं। आभूषणों के माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि उस समय की स्त्री और पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे, आज के समय में किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं। इसके माध्यम से हमें आभूषण की जानकारी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सिक्के और वस्तु संग्रहालय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी अभी करेंगे। प्यारे बच्चों, सिक्कों और नोटों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सिक्के और नोट इतिहास लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिक्कों और नोटों द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के आकारों, धातुओं, चित्रों और विषयों से इतिहास का आकलन होता है। सिक्कों पर अंकित संदेश से समसामयिक महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने का कार्य करता है। सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट को छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। 1 रुपए का नोट या सिक्के, जो 1 रुपए का नोट जो होता है वो वित्त मंत्रालय के हाथ में होता है या वित्त मंत्री के हाथ में होता है। अब देखेंगे, जैसे एक सिक्का छपा था जनसंख्या पर, जनसंख्या को सीमित रखने का संदेश देने वाला सिक्का छपा था 1970 में। जनसंख्या को सीमित रखने का संदेश देने वाला सिक्का छपा था, उसमें हम दो हमारे दो। वैसे ही दूसरा सिक्का छपा था कृषि और किसान को महत्व देने वाला सिक्का। कृषि और किसान को महत्व देने वाला सिक्का आप देखेंगे, ये सिक्का सिर्फ आकार में थोड़ा छोटा है, उतना बड़ा नहीं है जो पहले 1970 में छपा था, लेकिन वही सिक्का है। देखिए, दोनों तरफ से गेहूं की बाल है, बीच में 1 रुपया है, ये लिखा हुआ है कृषि और किसान को महत्व देने वाला सिक्का। प्यारे बच्चों, बहुतायत जनसंख्या हमारी खेती पर निर्भर है। कहा भी जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि और किसान को महत्व देने वाले सिक्के छापे गए। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रुपयों की शुरुआत भारत में कब से हुई। तो भारत में पहले सिक्कों को टंका कहा जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल से रुपयों की शुरुआत हुई। अब हम जान लेते हैं सिक्कों के इतिहास के बारे में। तो कुषाण वंश के समय में या कुषाण राजाओं के समय में सोने के सिक्के का प्रचलन था। निजाम भिस्ती के समय में चमड़े के सिक्के का प्रचलन था। सातवाहन वंश के समय में शीशे के सिक्के का प्रचलन था। विक्रमादित्य के समय में चांदी के सिक्के का प्रचलन था। मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर के समय में तांबे के सिक्के का प्रचलन था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। अब थोड़ा सा आपके मन में प्रश्न आता होगा कि चमड़े के सिक्के का प्रचलन किस प्रकार। तो निजाम भिस्ती एक मोची थे और हुमायूं की मदद उन्होंने की थी। जब हुमायूं का शासनकाल था, उस समय हुमायूं ने अपने शासनकाल में सिर्फ 2.5 दिन के लिए निजाम भिस्ती को राजा बनाए थे और उसी समय निजाम भिस्ती जो है अपने सिक्के, चमड़े के सिक्के को ढलवाए थे। इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा सिक्कों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्यारे बच्चों, अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में
पहले पैसों को क्या कहा जाता या रुपयों को कितने बराबर रुपयों को माना जाता था। तो पहले आनों में गिना जाता था रुपयों को। 4 आने बराबर 25 पैसे, 8 आने बराबर 50 पैसा, 16 आने बराबर 1 रुपया। 1957 में यह निश्चित किया गया कि 100 पैसे बराबर 1 रुपए। मैं अभी आपको थोड़ा सा सिक्कों के माध्यम से बताऊंगी कि 4 आने 8 आने किस प्रकार के होते थे। तो इस प्रकार जो है हम लोग चार्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे यहाँ पे नोटों के बारे में बताया गया है। ये देखेंगे, ये पुरानी नोट है, चलती है अभी। 8 नवंबर 2016 से नई नोट आ गई हैं, सभी की 10 की 20 की सभी नोट आ गए हैं, जिसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूंगी। ये पुरानी नोट है लेकिन चलती है ये। आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल्स दिखाई दे रहा है, कौड़ी। इसको भी मुद्रा के रूप में भारत में प्रचलन था इसका। ये भी देखिए सिक्का है, आधुनिक काल का सिक्का है। ये देखिए सिक्का आपका आधुनिक काल का है। ये देखेंगे सबसे पुराना सिक्का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1940 का सिक्का है। जॉर्ज किंग 6 का, 6ठे जॉर्ज किंग का ये सिक्का है, 1940 का। उस समय ये ढलवाया गया था सिक्का। जॉर्ज किंग का चित्र यहाँ पे अंकित है। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से यहाँ आप देखेंगे एल्युमिनियम का सिक्का, 1964 में एल्युमिनियम का सिक्का ढलवाया गया था। 1 आना देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 आना 1954 में ढलवाया गया था। देखिए 1 आना का, आने में चलता था पहले। ये भी देखिए आधा रुपया यानी 50 पैसा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये 20 पैसे है। ये देखिए 4 आने, इतने बड़ा है 4 आना, ये इतना बड़ा है। अब इसी का देखिए छोटा रूप देखिए, ये 4 आना है, 1988 का है ये 4 आना। 88-90 में डलवाया गया था 4 आना। आप देखेंगे यहाँ पे 10 पैसा है, ये 10 पैसा है। और यहाँ देखेंगे धातुओं में अंतर है, ये 10 पैसा है। फिर यहाँ भी देखेंगे धातुओं में अंतर है, ये 10 पैसा है। इस प्रकार आकारों में, धातुओं में भी, चित्रों में भी अंतर दिखाई दे रहा है ये। अब हम लोग प्राचीन सिक्कों के बारे में देख लेंगे। देखिए ये सब प्राचीन सिक्के हैं, उस समय के प्राचीन सिक्कों की जानकारी दी गई है। अगला है आपका, देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए सिक्कों के कि ये देखिए 1970 का थोड़ा और बड़ा सिक्का होता था, लेकिन फिर भी आज के सिक्के जो 2014-15 में छापा गया, देखिए स्टील का छोटा सिक्का है। यहाँ पर देखिए ये बड़ा सिक्का है, थोड़ा बड़ा सिक्का इससे दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे ये 2000 का सिक्का है, ये 2014 का सिक्का है, ये 2001 का सिक्का है, ये 2015 का सिक्का है। दिख रहा है आपको। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। इंदिरा गांधी का चित्र देखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंदिरा गांधी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इंदिरा गांधी, ये 1985 में ढाला गया था सिक्का। इसी सिक्के से 5 रुपए सिक्के के 5 रुपए का सिक्का, आप देखिए ये भी 5 रुपए का सिक्का है, ये भी 5 रुपए का सिक्का है। दोनों के आकारों और चित्रों में अंतर दिखाई दे रहा है और धातुओं में भी अंतर दिखाई दे रहा है। ये भी 5 रुपए का है, ये भी 5 रुपए का। ये 5 रुपए के सिक्के पे देखिए लिखा है 1917 1984, मतलब इनका जन्म 1917 में हुआ था, 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1985 में ये सिक्का जो है मिंट किया गया था, ढाला गया था। ये देश के स्वतंत्र होने के बाद ये 5 रुपए का पहला सिक्का है। इसी सिक्के से 5 रुपए की शुरुआत हुई थी। ये 5 रुपए के सिक्के का बांग्लादेशी लोग जो है इसको क्या करना, तस्करी करना शुरू कर दिए थे और इससे ब्लेड बनाना शुरू कर दिए थे। तस्करी करके इससे ब्लेड बनाना शुरू कर दिए थे। एक सिक्के में 6 ब्लेड बनाते थे और एक ब्लेड को 2 रुपए में बेचते थे। जब यह भारत सरकार को पता चला तो भारत सरकार ने क्या किया, उसको धातुओं को ही बदल दिया। देखेंगे आप 5 रुपए के सिक्के में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। ये कितना बड़ा सिक्का है और देखिए ये सिक्का है। अब फिर देखेंगे आप 2 के सिक्के के ऊपर देखेंगे। 2 के सिक्के देखो, तीनों सिक्के 2 के हैं और तीनों में अंतर। ये 2005 का है, ये 2003 का है और 2013 का है। देखो तीनों सिक्कों में अंतर दिखाई दे रहा है आपको। धातुओं में भी अंतर दिखाई दे रहा है।
अब ये देखेंगे आपको वैष्णो देवी का चित्र या दुर्गा माता का चित्र यहाँ पे बना हुआ है, अंकित है इस सिक्के पे। ये 5 के सिक्के पर भी और 10 के सिक्के पर भी अंकित है ये चित्र। ये 2012 में वैष्णो देवी मंदिर को 25 साल पूरा हुआ था। उस 25वीं जयंती पे जो है ये सिक्के ढलवाए गए थे। आप देखिए मिंट किए गए थे सिक्के। वैष्णो देवी का चित्र है 5 और 10 के सिक्के पे वैष्णो देवी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अगला है आपको देखेंगे यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। लाला लाजपत राय का चित्र दिखाई दे रहा है। ये 2015 में उनके 150वीं जयंती पे ये सिक्का जो है मिंट किया गया था। 150वीं जयंती। इनका जन्म 1865 में हुआ था पंजाब में और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। और 2015 में 150 साल पूरा हुआ। 150वीं जयंती पे ये सिक्का ढलवाया गया। यह एक क्रांतिकारी नेता थे, गरम दल के नेता थे, देश के लिए तरह से अपनी आहुति दे दिए। ये अंतिम समय में भी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ये लोग नेतृत्व करते हुए इन पे लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज में ही इनकी थोड़े दिन बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए 17 नवंबर जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी मनाया जाता है। 17 नवंबर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार संक्षेप में आपको थोड़े से सिक्के के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ कहाँ होती है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई 4 टकसालों में होती है। कहाँ कहाँ? मुंबई मिंट, नोएडा मिंट, हैदराबाद मिंट और कोलकाता मिंट। मुंबई मिंट का सिक्का आपको कैसे पता चलेगा? तो मुंबई मिंट के सिक्के पे आप देखेंगे डायमंड का सिंबल होगा। ये देखेंगे डायमंड का सिंबल है। मुंबई मिंट के सिक्के पे डायमंड का सिंबल होगा। नोएडा मिंट का सिक्का होगा तो डॉट होगा नीचे। नोएडा मिंट का सिक्का होगा तो डॉट होगा नीचे। हैदराबाद मिंट का सिक्का होगा तो स्टार होगा नीचे। यदि हैदराबाद मिंट का सिक्का होगा तो स्टार होगा। कोलकाता मिंट का सिक्का होगा तो उस पे कोई सिंबल नहीं होगा। प्यारे बच्चों समझ गए? मुंबई मिंट के सिक्के पे डायमंड, नोएडा मिंट के सिक्के पे डॉट, हैदराबाद मिंट के सिक्के पे स्टार, कोलकाता मिंट के सिक्के पे आपका क्या होगा? कोई सिंबल नहीं होगा। इसी प्रकार भारत में नोट भी निम्न 4 स्थानों पर छापे जाते हैं। भारत में नोट निम्न 4 स्थानों पर छापे जाते हैं। कहाँ कहाँ? मैसूर, देवास, नासिक और सालबोनी। मैसूर, देवास, नासिक और सालबोनी, ये 4 स्थानों पे नोट प्रिंट किए जाते हैं या छापे जाते हैं। प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इंदिरा गांधी का सिक्का जो दिखाई दे रहा है, वैष्णो देवी का सिक्का जो दिखाई दे रहा है, आप देखोगे जहाँ एग्जीबिशन लगता है वो लोग पूछते हैं कि कौन से मिंट का सिक्का है। ये मिंट के आधार पर इसके पैसे मिलते हैं। मतलब ये इंदिरा गांधी का वैष्णो देवी के सिक्के पे ये 10 रुपया 5 रुपया का है तो इस पे 1000 1500 रुपए का ये सिक्का आपको मिलता है। मिंट के आधार पे पूछते हैं वो कि मुंबई मिंट का है या नोएडा मिंट का है या हैदराबाद मिंट का है या कोलकाता मिंट का है। तो आप सिंबल के माध्यम से जानकारी आपको मिल गई होगी कि ये कैसे पता करोगे या कैसे जानकारी करोगे कि कौन से मिंट का ये सिक्का है। अब हम लोग नोटों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो नई नोट आई है उस पे कहाँ का चित्र अंकित है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ का ये चित्र है। देखो लिखा गया है यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ का ये चित्र है, दिखाई दे रहा है आपको। इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि ये किस सन में बनवाया गया था, ये कौन इसको बनवाया था और किस पत्थर का उपयोग किया गया है। इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम दूसरे नोट के बारे में जानेंगे। देखिए ये दूसरी नोट है आपकी 20 की नोट है, दिखाई दे रहा है इसमें। ये आपके आप देखेंगे इसमें एलोरा की गुफाओं का चित्र है ये
34 गुफाएं हैं इसमें, दिख रहा है आपको, 34 गुफाएं हैं इसमें। 1 से 12 इसमें बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, 13 से 29 जो है इसमें मंदिर बनवाए गए हैं, और 30 से 34 जो है जैन धर्म के मंदिर हैं। 1 से 12 आपके बौद्ध धर्म के हैं, 13 से 29 आपके हिंदू धर्म के मंदिर हैं, और जैन धर्म के 30 से 34 मंदिर हैं। अब दिखाई दे रहा होगा एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है ये एलोरा की गुफाएं, दिख रहा है आपको। इसमें भी देखेंगे 15 भाषाएं लिखी हुई हैं, हिंदी और इंग्लिश नहीं लिखी गई हैं। आगे देखेंगे हम लोग, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, हम्पी गांव जो है स्थित है कर्नाटक में, हम्पी गांव। ये विट्ठल मंदिर के रथ का चित्र है, 50 रुपए पे, 50 रुपए की नोट पे विट्ठल मंदिर के रथ का ये चित्र है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हम्पी, हम्पी में स्थित है ये। इससे भी हमें पता चलता है किस सन में बना है, कौन बनवाया है और कौन सी वास्तुकला इस पे है। इसके माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक बावड़ी है, रानी के बाव के नाम से जाना जाता है। रानी उदयामती ने इसको बनवाया था, गुजरात में है ये, पाटण में स्थित है। रानी के बाव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने पति की याद में यह जो है बावड़ी बनवाई थी। इसको कुआं भी कहा जाता है, दिखाई दे रहा होगा आपको। पाटण में, गुजरात के पाटण में स्थित है ये, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ भी देखिए 15 भाषाएं लिखी हुई हैं। आगे देखेंगे ये 200 की नोट है। 200 की नोट पे आप दिखाई दे रहा होगा सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। रायसेन जिले में है ये सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसमें बौद्ध धर्म के अवशेष संग्रहित हैं, रखे गए हैं, जिससे इसकी पूजा करते हैं लोग। बौद्ध धर्म के भिक्षुक इसकी पूजा करते हैं। सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है आपको, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है ये। अगला आपको 500 की नोट है, दिखाई दे रहा है 500 की नोट। 500 की नोट पे आपको दिखाई दे रहा होगा लाल किले का चित्र है। ये लाल पत्थरों से बनाया गया है। कहाँ पे स्थित है ये? दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है ये। प्यारे बच्चों, मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2000 की नोट है। इस पे चित्र भी दिखाई दे रहा होगा, चित्र दिखाई दे रहा होगा, मंगलयान का चित्र है ये 4 सितंबर 2014 को 67 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करके मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था ये मंगलयान। अब देखो, इस चित्र के माध्यम से ही तो हमें पता चलता है कि ये मंगलयान कब, कितने किलोमीटर की यात्रा तय करके प्रवेश किया था, ये कब गया था, कहाँ गया था, सफल हुआ। इस सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है, जिसे इतिहास लेखन में हमें सहायता मिलती है। इस प्रकार हम लोग सारी नई नोटों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं संग्रहालय के बारे में जानेंगे। संग्रहालय में अस्थायी रूप से कलात्मक ढंग से प्रस्तुत की गई वस्तुओं, हथियारों, ग्रंथों, शिल्पों आदि की प्रदर्शनी को हम क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं। ये सारी चीजें संग्रहालय में रहती हैं। इसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, किसकी? इतिहास की। प्रत्येक राज्य में उस राज्य की विशेषताएं बताने वाला संग्रहालय होता है। हर राज्य का अपना अपना संग्रहालय होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मथुरा, झांसी। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हैदराबाद का सालार जंग संग्रहालय, चेन्नई का सरकारी संग्रहालय, मुंबई का
प्रिंस ऑफ वेल्थ को ही छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय नाम रख दिया गया है। अहमदाबाद का कोलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल संग्रहालय। इस प्रकार हर प्रदेश का अपनी विशेषता बताने वाला संग्रहालय होता है। सरकारी संग्रहालयों के अतिरिक्त कुछ संग्राहक अपना निजी संग्रहालय भी स्थापित करते हैं। सरकारी संग्रहालयों के अतिरिक्त जैसे आगा खां महल में गांधी जी का संग्रहालय, गांधी जी से संबंधित वस्तुएं हैं। इस तरह कुछ लोग अपने निजी संग्रहालय भी स्थापित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें उस जिले, उस प्रदेश के और भी इतिहास की जानकारी मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई में, ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। पहले इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्थ। 1998 में प्रिंस ऑफ वेल्थ से नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय रखा गया। उसमें क्या क्या है? आपके शिवाजी महाराज से संबंधित वस्तुएं, सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ प्राचीन अवशेष, मध्य युग के मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन, कुछ शानदार मूर्तियां, भारतीय युद्ध के प्राचीन हथियार, ये सारे चीजों का संग्रह हमें कहाँ पे मिलता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के वस्तु संग्रहालय में मिलता है। रिजर्व बैंक का वस्तु संग्रहालय कहाँ पे है? पुणे में है। इस प्रकार हर प्रदेश का अपना अलग संग्रहालय होता है, विशेषताएं बताने वाला। उसके अलावा अगर चाहे तो निजी संग्रहालय भी लोग स्थापित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। 1814 में उसकी स्थापना की गई थी। वह एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। वह 6 खंडों में विभाजित है। उसमें 35 गैलरियां हैं और सबका अपना अपना विभाग है। सिक्कों की गैलरी अलग है, उसमें मुगल काल की गैलरी अलग है, सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष अलग है, प्राचीन हथियारों की गैलरी अलग है, उसमें मिस्र की मम्मी को भी संभाल कर रखा गया है। इस प्रकार वह जो है एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। प्यारे बच्चों, वस्तु संग्रहालय में ताम्रपट, राजाओं की राजमुद्रा, वास्तुकला, शिल्पकारी कला, ये सारे चीजों का संग्रह होता है, जिसके माध्यम से हमें इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। इस प्रकार हम लोग भाग 2 में भौतिक साधन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।